न्यू हेडिंग का नाम है AS29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ये बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रिवाइज्ड AS29 रिवाइज्ड। इसका नाम है प्रोविजंस कॉमा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ एंड contingent assets। provisions comma contingent liabilities and contingent assets। तो इसमें हमें 3 टर्मिनोलॉजीज बस कवर करनी है, बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। प्रोविजंस, contingent liabilities and contingent assets। तो पहले हम परिभाषाएं लिखते हैं, फिर समझेंगे कि क्या क्या सबके बारे में है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन। तो प्रोविजन में आप डैश डाल के लिखना। ए प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, ए प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन डैश ए एन एंटरप्राइज has present obligation, an enterprise has present obligation as a result of past event, comma B, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and C, a reliable estimate can be made, a reliable estimate can be made of the amount of obligation। इसके नीचे लिख लेना स्टार डाल के, इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट, कॉमा नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आप हाईलाइट कर लेना। एक है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक है प्रोबेबल और एक है रिलायबल एस्टीमेट। बाकी फर्स्ट ए कंडीशन में पास्ट इवेंट आ रहा है, उसको जस्ट अंडरलाइन कर लेना। लेकिन 3 कीवर्ड्स हैं, अभी जब हम बाद में समझेंगे तो इन पर वापस आके एक बार देखेंगे। लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल और रिलायबल एस्टीमेट। उसके बाद नंबर 2 टर्म का नाम है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बारे में लिखते हैं, ए अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज फ्रॉम past events and
the existence of which will be confirmed, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, one or more uncertain future events not wholly within the control of enterprise, comma, or B, a present obligation that arises from past events, but is not recognized because, फिर डैश डाल के नंबर 1, it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, comma, or number 2, a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made, तो आपको भी घबराहट सी लग रही होगी कि ये क्या बातें हैं, लेकिन आप चिंता ना करना, लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन जब समझेंगे तो सब इजी हो जाएगा। तो इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो मेरे साथ, क्या क्या है। एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पहले पॉइंट में जो आ रहा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेना, 4th लाइन में आ रहा है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। फिर बी में आ रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। और उसके नीचे आ रहा है नॉट प्रोबेबल, वो भी कर लेना। और रिलायबल एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड, इन शब्दों को कर लेना। ठीक है, अभी सब समझेंगे, पहले आप लिख लो। उसके बाद नंबर 3, कॉन्टिंजेंट एसेट। तो इसमें लिखना एरो डाल के, इट इज अ पॉसिबल एसेट that arises from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence
और नॉन अकरेंस ऑफ one or more uncertain future events or one or more uncertain future events not wholly within the control of enterprise, not wholly within the control of enterprise. तो इसमें एक ही कीवर्ड है मेनली, पॉसिबल एसेट। बाकी नीचे स्टार डाल के लिखना है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स until it is virtually certain. It is not recorded in the books until it is virtually certain. ठीक है जी। तो कहने के लिए 10 मिनट में आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे बस 3 ही बातें कहता है, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ और कॉन्टिंजेंट एसेट्स, है ना। तो लेकिन ये सब बातें क्या हैं, ये सब शब्द क्या आ रहे हैं, ये बहुत ही डिज़ाइनर बातें हैं, तो उनको हम समझेंगे। लेकिन पहले इसके नीचे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक नए पेज पर एक फ्लो चार्ट बना लेना, ताकि अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीज़ें समझ में आए। तो पेज के बीचों बीच लिखना एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम। ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये सिर्फ आपके सपने पर आधारित है, जो कि आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेशन पर आधारित है। अब 2 बातें हो सकती हैं, यानी कि जब सपना आता है तो 2 ही सपने आ सकते हैं, एक अच्छा सपना, एक बुरा सपना। तो एक्सपेक्टेड आउटकम जो है मतलब आपको लग रहा है कि या तो हमारा आउटफ्लो होने वाला, पहले इनफ्लो लिख लेते हैं, कि या तो आपको लग रहा है कि हमारा इनफ्लो होने वाला है ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि सिंपल भाषा में आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होगा मेरा, कुछ भी, ठीक है। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आपको लग रहा है मेरा फ़ायदा होगा, या आपको लग रहा है मेरा नुकसान होगा, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो या तो आपको लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, या आपको लग रहा है मैं पास नहीं होऊंगा। 2 ही सपने आ सकते हैं, बीच का तो है नहीं ऐसा। तो इसी तरह हमें लग रहा है कि या तो हमारा एक्सपेक्टेड इनफ्लो हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जब हमें लगता है कि भाई कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो अभी हुआ नहीं है, सिर्फ हमें लग रहा है कि हो जाएगा, तो इस चीज़ को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं पॉसिबल एसेट, कि मतलब अभी फ़ायदा हुआ तो नहीं है, हो सकता है, तो इसको नाम दे दिया पॉसिबल एसेट। तो पॉसिबल एसेट्स को ही हम कहते हैं एग्जैक्ट भाषा में कॉन्टिंजेंट एसेट्स। बाकी क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करने वाले मुंशी हैं, हम बचपन से वो फॉलो करते हैं, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि भाई फ्यूचर में होने वाले फ़ायदे जो आपको लग रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने। तो इसीलिए कॉन्टिंजेंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। हाँ, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए कि भाई हाँ अब तो पक्का पता चल गया, जज साहब ने फैसला सुना दिया, हम केस जीत गए, फिर चलो अलग की बात हो गई, लेकिन अदरवाइज हम इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई एक कहानी। अब उधर चलते हैं आउटफ्लो की तरफ। जब आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान होने वाला है, तो बुरे सपने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो आपको लग रहा है मैं फेल होने वाला हूँ, लेट्स से, है ना, मतलब कोई भी बुरा सपना है तो आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान होने वाला है, तो उसमें हम 3 कैटेगरी बना देते हैं। एक होता है, पहले को कहते हैं प्रोबेबल, प्रोबेबल ये शब्द आ गया। प्रोबेबल का मतलब होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा श्योर हो कि ये नुकसान तो होगा,
उसको बोल देते हैं प्रोबेबल। दूसरा कैटेगरी होती है रीजनेबली पॉसिबल, यानी 50-50 काइंड ऑफ थिंग कह सकते हो, जब आपको लगता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अब ये कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने परसेंटेज मैसेज नहीं लिख रखी, लेकिन हम अपने ऐसी अपनी बुद्धि से अपने कंसेंसन से ये लिख रहे हैं कि भाई प्रोबेबल मान लो कि आप 80-90% श्योर हो कि नुकसान होगा। रीजनेबली पॉसिबल मतलब 50-50 आपको चांस लग रहा है कि नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता, और उससे कम चांसेस को कहते हैं रिमोट, यानी कि ना के बराबर, आपको नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम लग रही है। तो मेन चीज़ें वहाँ पर आती हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म में हमको ये सिखाते हैं कि जब पॉसिबल नुकसान लगें तब रिकॉर्ड करना है। तो उसमें जो कैटेगरी बनी हुई है वो ये है कि जब आपको 80% श्योर हो कि नुकसान होगा या प्रोबेबल हो, जिसको प्रोबेबल वर्ड कहते हैं, तब हम अपनी किताब में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए नाम पड़ता है प्रोविज़न। तो आप देखते हो जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं ना। तो प्रोविज़न जो होता है वो इसीलिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स, या जिसको कह सकते हो आप कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में लिखना। तो हम प्रोविज़न को रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स के अंदर। लेकिन जब हमको लगता है 50-50 चांस है, रीजनेबली पॉसिबल चांस है, तो फिर हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी तब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो उस केस में हम सिर्फ उसको फुट नोट में शो करते हैं, जिसको हम नाम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ये सिर्फ फुट नोट में शो होता है, डिस्क्लोज होता है बस, कि हमें डर लग रहा है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर मान लो आपको बहुत कम डर लग रहा है, रिमोट चांस है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है फिर आपको कुछ नहीं करना, इसे इग्नोर कर दो, ना तो रिकॉर्ड करना, ना फुटनोट की तरह बताना, कुछ नहीं करना। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये कह रहा है। तो यहीं से 3 शब्द बन गए, कॉन्टिंजेंट एसेट, प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, है ना। अब थोड़ा सा परिभाषा समझा देता हूँ, पहले बन गया चार्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हो गया मेन चीज़ बेसिक। तो जैसे प्रोविजन से शुरू करता हूँ कि प्रोविजन क्या होता है। देखो, प्रोविजन इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, तो प्रोविजन के बारे में 3 कंडीशंस दे रखे हैं कि भाई प्रोविजन को आप कब रिकॉर्ड करते हो। 3 बातें होनी ज़रूरी है कि एंटरप्राइज हैज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, तो आओ हम नीचे अब चलते हैं, चार्ट बना लिया ना। अब जितने टर्म्स हमने कीवर्ड्स हाईलाइट करे थे वो सब हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के नाम से एक एक करके लिखते हैं। तो हम पहली इंपॉर्टेंट टर्म लिख लेते हैं। एक शब्द आया था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। वैसे तो नाम से क्लियर है, देखो प्रेजेंट मतलब जो आज है, और ऑब्लिगेशन मतलब मेरे सर पे बोझ। तो जैसे मान लो मेरे कोई दरवाजे पर आदमी आया और मेरे से कह रहा है लाओ पैसे दो, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम कह सकते हैं ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इसी तरह एक दूसरा टर्म भी आया था कीवर्ड्स में, वो था पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बस वही फ़र्क है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब कि अभी क्रेडिटर है नहीं, लेकिन मुझे दूर से दिख रहा है शायद ये पैसे मांगने आ जाए, या शायद मेरा नुकसान हो जाए। तो जब मुझे लग रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है, तो वो हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। लेकिन जब मुझे लग नहीं रहा, जब श्योर हूँ अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो दोनों के हम मीनिंग लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कीवर्ड्स आए थे। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में लिख लेते हैं, ऑब्लिगेशन is a present obligation if obligation is a present obligation if comma based on the evidence available comma its existence
एट द बैलेंस शीट डेट, यानी कि वही 31 मार्च, इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड प्रोबेबल, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज मोर लाइकली टू अकर। तो इसमें फिर से वो कीवर्ड प्रोबेबल ही है, दैट इज मोर लाइकली टू अकर। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन में लिखते हैं, ऑब्लिगेशन is a possible obligation if based on the evidence available, comma, its existence at the balance sheet date, its existence at the balance sheet date is considered, बताओ क्या, not probable। तो इसमें कीवर्ड हो गया not probable। तो बस एक शब्द की वजह से बात बदल जाती है, सिर्फ एक शब्द की वजह से, लेकिन वही शब्द इंपॉर्टेंट है, वही शब्द मेन चीज़ है, प्रोबेबल या नॉट प्रोबेबल। तो आप लिखो, फिर समझाता हूँ, प्रोबेबल और नॉट प्रोबेबल। तो अब देखो इसका क्या मतलब है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हम मान रहे हैं कि अब ये प्रेजेंट मतलब कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि हम प्रोबेबल हैं कि नुकसान होगा। तो इसीलिए जैसे ही प्रोबेबल वर्ड आता है ना, एक कीवर्ड है प्रोबेबल, तो इसीलिए वो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है चीज़, यानी कि हम प्रोविज़न बना के बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। और जैसे ही बुक्स में रिकॉर्ड करा, इसका मतलब अब तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अब तो ये बैलेंस शीट में आ गई। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रोबेबल नहीं है, अगर कोई चीज़ प्रोबेबल नहीं है तो फिर वो बुक्स में नहीं आएगी, तो हम उसको कहते हैं पॉसिबल। तो इसीलिए वो अभी तक जब प्रोबेबल नहीं होती तो वो बुक्स में नहीं आती, यानी कि वो अभी तक सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो बस यही सबसे बड़ा फ़र्क है कीवर्ड का। अब देखो ऊपर वापस से डेफिनेशन में दिखाता हूँ। प्रोविज़न में पहला कीवर्ड आपका क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब लेकिन आप सेकंड डेफिनेशन चेक करो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में कीवर्ड क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। आगे की पूरी डेफिनेशन सेम है, बस इसी वर्ड से रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना फ़र्क हो जाता है। तो जैसे ही मुझे लगेगा प्रोबेबल है तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, अगर प्रोबेबल नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो प्रोविज़न की कंडीशन जो है वो यही है कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, और सेकंड तो यही है, इट इज़ प्रोबेबल दैट। अब दैट के बाद जो लिखा है वो एक डिज़ाइनर इंग्लिश है। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि हम प्रोबेबल हैं कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, ये सिंपल हिंदी मीनिंग है। लेकिन इस बात को देखो कैसे लिखा है कि दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, यानी कि मुझे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले रिसोर्सेज को देना पड़ जाएगा ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए। तो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले रिसोर्स कौन होते हैं, एसेट, पैसे, कैश। तो सिंपल भाषा में वो कह रहा है कि मुझे कैश देना पड़ जाएगा। तो मतलब आगे की इंग्लिश को आप छोड़ दो, आपका कीवर्ड बस क्या है, प्रोबेबल। क्या आप प्रोबेबल हो तो प्रोविज़न रिकॉर्ड करोगे। और तीसरी कंडीशन बहुत ज़रूरी है, रिलायबल एस्टीमेट। देखो ये आपने बचपन से करा है, प्रोविज़न हमेशा एस्टीमेट पर बेस्ड होता है। जैसे आपके डेटर्स हैं, अब आप डेटर्स पर बचपन से प्रोविज़न बनाते हो 5%, 10%, लेकिन आपको कैसे पता कि भाई ये इतने ही लोग बदमाश होंगे, तो आप एक अनुमान लगाते हो कि चलो 5% या चलो 7% या 10%। तो जो भी प्रोविज़न होता है वो हमेशा तभी रिकॉर्ड होता है जब आप एक रिलायबल एस्टीमेट लगा सको।
अगर आपको रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते तो फिर प्रोविज़न नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो मेरे बहुत सारे डेटर्स हैं और मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि कितने बदमाश हैं कितने शरीफ हैं, तो फिर मैं प्रोविज़न नहीं बना पाऊँगा। तो प्रोविज़न बनाने के लिए एक रिलायबल एस्टिमेट होना ज़रूरी है कि भाई 5%, 10%, 15%, जो भी आपको लगता है। तो देखो 3 कीवर्ड्स हो गए प्रोविज़न के लिए, क्या क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल और बाकी रिलायबल एस्टिमेट तो हो ही गया। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अब वो इजी हो गया समझने के लिए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में पहला कीवर्ड तो देखो क्या आ गया? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो आगे की कहानी तो वही सेम, कि एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर आधारित है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बी पॉइंट पढ़ो और वो इंटरेस्टिंग है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कभी कभी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, लेकिन हमने उसको अभी तक ना रिकॉर्ड नहीं करा। क्यों नहीं रिकॉर्ड करा? क्योंकि या तो वो प्रोबेबल नहीं है और या उसका रिलायबल एस्टिमेट नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ऊपर लिखे हुए 2 पॉइंट्स अगर नहीं होंगे, यानी कि अगर वो प्रोबेबल नहीं है और उसका रिलायबल एस्टिमेट अगर नहीं बनाया जा सकता, तो फिर हम उसको प्रोविजन नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कह देंगे। तो ये भी बात बन सकती है कि लेट से कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, मतलब ए कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन वो प्रोबेबल नहीं है, या मान लो रिलायबल एस्टिमेट नहीं बन रहा, तो प्रोविजन होने के लिए तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो नीचे का सितारा पढ़ो, इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर मान लो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही या तीसरी नहीं हो रही, तब भी ये प्रोविजन नहीं माना जाएगा, तब भी हम इसको क्या मानेंगे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बेसिकली ये क्यों बना? बी पॉइंट, क्योंकि इसमें प्रोविजन की 3 कंडीशनों में से सिर्फ एक फुलफिल हो रही है कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन हो सकता है वो प्रोबेबल ना हो या हो सकता है रिलायबल एस्टिमेट ना बन रहा हो। इस वजह से वो बेचारा प्रोविजन बनते बनते रह गया और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन गया। ये मतलब है। तो क्लियर हो गया? एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के, हमने बचपन में पढ़े थे, तो वो इस एएस में कवर नहीं किए जाते, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि कमिटमेंट्स, अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सबसे सिंपल। गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी, कि मैंने बैंक से लोन लिया और आपने एक कागज़ पर साइन करके दे दिया बैंक को कि अगर सर पैसे नहीं देंगे तो हमसे ले लेना, तो आपके लिए अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपके मन में अब डर रहेगा कि अगर सर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक फिर आपसे लेगा। अगर आप प्रोबेबल हो कि मैं धोखा दूंगा, वो आपकी चॉइस है। अगर आप प्रोबेबल हो तो प्रोविजन बना दो, बना दिया तो इसका मतलब आप प्रोबेबल हो। हुआ नहीं तो बाद में रिवर्स कर देंगे, कुछ नहीं, रिवर्स कर देंगे प्रोविजन को। नहीं, डेटर्स में से जब प्रोविजन बनाते तो डेटर कम हो जाता है और पीएनएल में चार्ज कर देते हैं, तो अगर रिवर्स करना होगा तो डेटर को बढ़ा देंगे, पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। मतलब जो भी करेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, तो बट आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना। और कॉन्टिंजेंट एसेट जो है वो तो चलो कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल सी एक लाइन है, उसमें तो एक ही कीवर्ड है, इसीलिए क्या है कीवर्ड? पॉसिबल एसेट, वह हो सकता है। तो जो हो सकता है एसेट, तो बस उसको नाम दे दिया हमने कॉन्टिंजेंट एसेट। तो उसके बारे में तो हमें पता ही है कि उसको बुक्स में रिकॉर्ड हम नहीं करते जब तक वो वर्चुअली सर्टेन ना हो जाए। बाकी इसके बाद एक पॉइंट और कवर करना है हमें, बस छोटा सा वो और लिख लेते हैं। तो इनको आप क्लोज कर सकते हो, छोटी सी बातें थी ये तो कुछ लेकर। बाकी इसमें एक अगला एरो, एक अगली हेडिंग डाल लेते हैं, एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। इस हेडिंग का नाम है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट, तो इसमें आप लिख लो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। एन एंटरप्राइज with a present obligation, an enterprise with a present obligation may be able
to seek reimbursement of part or all of the expenditure from another party full stop. For example, एक दो एग्जाम्पल लिख लो. A, insurance contract arranged to cover the risk. B, warranty provided by supplier. तो ये एक दो एग्जाम्पल्स हो गए. बाकी इसके नीचे लिखते हैं ट्रीटमेंट. मेन चीज़ इसके नीचे लिखना एंटरप्राइज should recognize the reimbursement separately and disclose it. Enterprise should recognize reimbursement separately. तो इसमें कीवर्ड्स बस यही है, recognize separately and disclose it. तो अब इसका देखो क्या मतलब है, reimbursement recognized separately. अब रीइंबर्समेंट क्या हो सकता है, ऐसी मतलब कुछ फ़नी स्टोरी बता रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल अकाउंटिंग लॉजिक ही लगाना है बैठ के, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए कि जैसे मान लो हमारा समुद्री पानी जो होता है उसमें जहाज़ से सामान जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बहुत सारा सामान जा रहा है. अब हमें मन में डर लगा कि भाई रास्ते में पानी समुद्री डाकू आ जाएंगे और हमारा सामान चोरी कर लेंगे या कुछ भी हो जाएगा, सामान का नुकसान हो जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं भाई, हमें बहुत ज़्यादा हम लेट से प्रोबेबल हैं इस नुकसान को लेकर, तो हम अपनी किताबों में क्या बना लेंगे, प्रोविज़न बना लेंगे. तो हमें जब बहुत ज़्यादा डर लगा कि भाई नुकसान हो सकता है तो हमने लेट से 1 लाख रुपए का एक प्रोविज़न बना लिया कि चलो 1-2 डब्बे खो गए, जो भी है हमने अपने नुकसान के लिए पहले से प्रोविज़न बना लिया. अब लेकिन होता क्या है, जब मान लो हमें कभी कभी क्या होता है, हमें किसी चीज़ में ज़्यादा डर लगता है तो हम उसका इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, सामान का, रास्ते का, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट. अब लेट से हुआ क्या कि सामान कुछ जल गया, रास्ते में खो गया, चोरी हो गया, जो भी हो गया, और अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्लेम, है ना. तो इस चीज़ को इस एएस की भाषा में क्या टर्म बोल देते हैं, रीइंबर्समेंट. कि भाई आपको जो है मान लेते हैं कुछ रीइंबर्समेंट हो जाएगा, जो भी आपका खर्चा हुआ, जो भी आपका नुकसान हुआ, लेट से 50,000 रुपये आपको रीइंबर्स हो जाएगा. तो मतलब अब अकाउंटिंग नज़रिया जो है वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है. अकाउंटिंग नज़रिया ये कहना चाह रहा है कि भैया आप ये मत कर देना गलती से कि बैलेंस शीट में आपने अपना प्रोविज़न दिखा रखा है ना जो 1 लाख का, उसमें से कह दो कि चलो जी 50,000 जो ये रीइंबर्समेंट मिल रही है डिडक्ट हो गई, अब नेट प्रोविज़न 50 लाख है. तो ये गलत हो जाएगा. AS 29 कह रहा है भाई ये नहीं करना आपको, रॉन्ग. AS 29 कह रहा है कि भाई आप जो रीइंबर्समेंट हो रही है ना उसको अलग से एसेट में, या मतलब जो भी है अलग से डिस्क्लोज करेंगे. तो हम कह देंगे ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा 50,000. तो AS 29 कह रहा है ऐसे करो. तो ये लाइन बन गई ऊपर कि एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज द रीइंबर्समेंट सेपरेटली एंड डिस्क्लोज इट. तो मतलब हम रीइंबर्समेंट जो होगा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है ना. तो ये आप चाहे बना सकते हो, तो इससे आपको कंटेक्स्ट समझ आएगा कि क्या है. तो ये गलत हो जाएगा, एडजस्ट नहीं करना, रादर हमें अलग से डिस्क्लोज करना है और रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना, ये मतलब है. तो
तो ये बना लो आप। ठीक है ना। तो इसके नीचे बस 1-2 स्टार पॉइंट्स लिखने हैं, तो पहला स्टार डाल के आप लिख लो कि प्रोविजंस शुड बी रिव्यूड, प्रोविजंस should be reviewed at each balance sheet date। तो प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बनाया वो 15 साल तक चलता रहेगा, हर साल रिव्यू होता है, क्योंकि जो भी चीज़ एस्टीमेट पर बेस्ड होती है वो हर साल रिव्यू होती है। जैसे डेप्रिसिएशन में आप यूज़फुल लाइफ एस्टीमेट करते हो तो वो हर साल रिव्यू होती है। तो इसी तरह प्रोविजंस जो हैं वो हम हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करते हैं। दूसरा सितारा, डिस्क्लोजर। कुछ डिस्क्लोजर्स हैं AS 29 में कि भाई आपको क्या बातें डिस्क्लोज करनी है, अगर आप करते हो तो उसमें लिख लो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट बिगिनिंग and end of period B addition to provisions if any C amount used against provision during the year D any reversal ब्रैकेट में if any। तो ये बेसिकली कुछ छुटमुट डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है भाई, आपने प्रोविज़न कितना बनाया या मतलब कितना बिगनिंग में था कितना एंड में था ये बता दोगे। इस साल और प्रोविज़न अगर बनाया वो दिखा दोगे। अब कभी कभी होता है आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया था लेकिन बैड डेट्स हो गए, तो आपने कितना एडजस्ट कर लिया वो बता दोगे। और कभी कभी आप रिवर्स कर देते हो, प्रोविज़न बनाया था पिछले साल इस साल हटा दिया वो बता दोगे। मतलब जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो इस तरह से आप दे सकते हो। तो क्लियर हो गया। चलो तो बस इसका छोटा से 2 क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं फिर ख़त्म हो जाएगा। बाकी यही कॉन्सेप्ट था इसका। तो चलो तो पहले इलस्ट्रेशन 1 पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ए कंपनी फाइंड्स दैट देयर आर 20 लॉ सूट्स आउटस्टैंडिंग। तो इस साल के ईयर एंड पे हमको पता चला कि हमारे कंपनी के खिलाफ 20 लोगों ने या 20 टोटल लॉ सूट्स आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, 20 केस कर रखे हैं विच हैव नॉट बीन सेटल्ड टिल डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द पॉसिबल आउटकम एज एस्टिमेटेड बाय द बोर्ड इज एज फॉलोज। अब बोर्ड को क्या लग रहा है, बोर्ड को लग रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 केसेस, 5 केसेस में बोर्ड को लग रहा है कि भाई हम जीत जाएंगे, प्रोबेबिलिटी लग रही है 100% जीतने की। तो इसका मतलब ये आपका फ़ायदा होगा और केस जीतने का मतलब हो गया ये हम इस AS के हिसाब से इसको अगर टर्म देना हो तो क्या कॉन्टिजेंट है, तो इसको तो हवा करना है, इग्नोर, मतलब इसका तो हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 10 केसेस, अब जो अगले 10 केसेस हैं उसमें कह रहा है लूज़, हमें लग रहा है हम हार जाएंगे, 40% प्रोबेबिलिटी लग रही है और लूज़ 10% प्रोबेबिलिटी लग रही है और लग रहा है हमारा ये नुकसान हो जाएगा इतना इतना। फिर रिमेनिंग 5 केसेस में विन, तो विन तो फिर से मतलब फ़ायदा, नेक्स्ट विन इसलिए लिखा हुआ है ये कि नेक्स्ट 10 केसेस का मतलब ये है कि हमें 50% लग रहा है कि हम जीत सकते हैं।
हाँ, और जिनमें हमें लग रहा है कि भाई हम हार सकते हैं तो वो इतने रुपए के केसेस हैं, लेकिन उसमें हमें हारने की प्रोबेबिलिटी 40% लग रही है, या दूसरे वाले को हारने की प्रोबेबिलिटी 10% लग रही है। तो जो विन वाले केस है ना, तो वो हमारे लिए वैसे बेकार हैं। समझ गए क्यों बेकार हैं? क्योंकि वो सब हमारे लिए कॉन्टिंजेंट एसेट है, तो उनको तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन जो हमने जिनमें हमें हारने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, अब जैसे ये है, इसमें हमें हारने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो 1 लाख रुपए का मतलब लॉस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी लग रही है 30% हारने की। इसी तरह इसमें हमें 2,10,000 रुपये हार सकते हैं लॉस, लेकिन प्रोबेबिलिटी लग रही है 20% की। तो मतलब ये जो 4 केसेस है जिनमें आपको लूज़ लग रहा है, लूज़, वो हमारे काम के हैं। अब उसने नीचे दिया आउटकम ऑफ ईच केस इज टू बी टेकन एज अ सेपरेट एंटिटी, ascertain the amount of contingent loss and the accounting treatment in respect thereof। तो वैसे देखो उसने खुद ही बता दिया कि भाई ascertain the amount of contingent loss, लेकिन अगर मान लो वो ये ने भी ना भी बताता तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ के प्रतिशत देख के खुद दिमाग लगाना था कि ये, क्योंकि हारने की जो प्रोबेबिलिटियाँ हैं वो 40% है, 10% है, 30% है और 20% है। तो कोई भी प्रोबेबल में नहीं है। प्रोबेबल मैंने आपको लिखा था 80% एंड अबव अगर लगे तब प्रोबेबल मानना है। तो ये सब जो है ये पॉसिबल है, 50% के आसपास है, उससे कम है। इनफैक्ट रिमोट भी कह सकते हो कुछ को, लेकिन चलो रिमोट तो उसने जब मना कर दिया कि नहीं। तो असर्टेन द अमाउंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लॉस, कह रहा है आप कॉन्टिंजेंट लॉस का अमाउंट बताओ कितना होगा और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है कि हम कॉन्टिंजेंट लॉस यानी कि लाइबिलिटी जो होगी उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फुट नोट में रिकॉर्ड करेंगे। अब अमाउंट आप निकालो, पहले एक बार ट्राई करो, आपको 1 मिनट मिलता है, कैलसी पर अपना हुनर दिखाओ और बताओ कि क्या आएगा। तो एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस आपके साथ दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पहले तो आपको ये तो याद है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, ये तो सबको पता है। अब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। तो आपको बचपन में ये सिखाया था गणित के अंदर कि भाई पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 होगी, क्योंकि 2 इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ तक तो गलत नहीं है। अब देखो उसने क्या दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 केसेस। तो ऐसे बना देता हूँ कि पहले 5 केसेस जो हैं उसमें आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है 100%, तो हारने की कितनी लगेगी? 0 हो गई ना। तो पहले 5 केसेस में ये लग रहा है। अगले 10 केसेस में आपको देखो क्या लग रहा है। अगले 10 केसेस में आपको लग रहा है जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% और हारने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक की 40 और एक की 10। तो अगले 10 केसेस में जीतने की प्रोबेबिलिटी 50%, लेकिन हारने वालों की मतलब किसी की कुछ की 40 कुछ की 10, बात तो बराबर हो गई। और अगले 5 केसेस में आपको क्या लग रहा है? अगले 5 केसेस में आपको लग रहा है, रिमेनिंग 5 केसेस में कह रहा है विन, जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% और हारने की प्रोबेबिलिटी कुछ की 30 कुछ की 20%। तो मतलब अगले 5 केसेस में 50% और हारने वालों की कुछ की 20 कुछ की 30 ये %। तो भाई ओके, तो उसका समझ आ गया कि क्या है देने का नज़रिया। तो अब देखो, अब जो प्रोबेबिलिटियां हैं जीतने की, तो ये नीला एरिया तो हमारी अकाउंटिंग से बाहर हो गया। क्लियर? अब हमको सिर्फ जो काम करना है वो ये कि भैया जो हम हारने वाले हैं वो हमारा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनेगा, लॉस बनेगा। तो अब देखो 40% लग रहा है प्रोबेबिलिटी। अब देखो जैसे ये लॉस उसने दे रखा है हमको 1,20,000 का, तो हम इस फुल अमाउंट को अभी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। फुल अमाउंट को नहीं बोलेंगे, हमें खाली 40% लग रहा है कि नुकसान हो सकता है। हमारी प्रोबेबिलिटी है 40%। तो आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी उतने ही रुपए तक के अनुमान के हिसाब से शो करेंगे, ये है इसमें। तो जैसे अब आप कैलसी पर फिगर निकालो एक बार,
1,20,000 का 40% निकालना कितना आ गया 48, और 2 लाख के लॉस में प्रोबेबिलिटी लग रही है मात्र 10%, 20,000। तो इसका मतलब आपको 10 केसेस के अंदर ऐसा लग रहा है कि मेरे 48,000 और 20,000 मतलब हार जाएंगे, 68,000 हार जाओगे आप। तो यानी कि 10 केसेस में आपको ये जो हार है, इस हार का मतलब अमाउंट लग रहा है कि मैं 68,000 हार जाऊंगा अगर मैं सोचूं तो, ठीक है। तो अगले 10 केसेस में आपको लग रहा है कि मैं 68,000 रुपये हार जाऊंगा। तो मतलब ये हम वही मानेंगे पर केस है, तो एक केस में कितना टोटल कितना हो गया 6,80,000, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हम मान के चल रहे हैं कि वो एक केस की है, क्योंकि उसने हेडिंग दे रखा है ना नेक्स्ट 10 केसेस। तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये जो उसने प्रोबेबिलिटी और ये जो वैल्यू दे रखी है ये एक केस की है। तो अगले 10 केसेस में आपको हार जो लग रही है अपनी वो 68,000 रुपये की लग रही है, और 10 केसेस आप हार गए तो 6,80,000 रुपये आप हार जाओगे। अब इसी तरह अगले 5 केसेस, तो अगले 5 केसेस में देखो 1,00,000 रुपये 30% 30,000, और 2,10,000 रुपये 20% 42, तो यानी 72। तो अगले 5 केसेस अगर आप हारते हो तो 72,000 रुपये मतलब आप अगर हार रहे हो, और 5 केसेस हार गए तो कितना हो गया 72 इंटू 5 360, 3,60,000 आप हार जाओगे। तो 680 और 360 10,40,000 रुपये आपका मतलब ये कॉन्टिंजेंट लॉस बन गया, जो आप हार गए तो हो सकता है आप ये रिकॉर्ड कर लोगे, मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस सॉरी, ये आप फुट नोट में शो कर दोगे, ये आपका कॉन्टिंजेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो उसके क्वेश्चन का देने का स्टाइल जो था वो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी घुसा दी उसने, मैथमेटिकल बन गया। तो मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ आंसर एग्ज़ाम के लिए कि क्या करना है। तो देखो एग्ज़ाम में दे रखा है भाई, पहले कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बता दिया कि उसको हम डिस्क्लोज़ करते हैं, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो होती है उसकी परिभाषा लिखवा दी। फिर समझा दिया कि एज़ पर AS 29 प्रोविज़न कब बनाते हैं, जब लॉस क्या हो प्रोबेबल हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने प्रोबेबल नहीं दे रखा, ना हमें लग रहा है ना, डज नॉट अपीयर टू बी प्रोबेबल। तो इसीलिए कह रहे हैं हम प्रोविज़न तो नहीं बनाएंगे, कह रहे हैं हम सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे और उसको नोट्स की तरह शो कर देंगे बाय वे ऑफ नोट। अब कितने रुपए की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे वो उसने नीचे दे रखा है कि भाई आप 10 केसेस में 68,000 हारोगे, अगले 5 केसेस में अगर 72,000 हारोगे, तो कुल मिलाकर आप 6,80,000 और 3,60,000 रुपये हार जाओगे। तो आप अपने 10,40,000 रुपये के टोटल लॉस को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो कर देगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम में आया भी है सेम, बस फिगर्स बदल जाती हैं। तो इसमें देखो लिखा है X लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। तो एक कंपनी अपने 31 मार्च के अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रही है। द कंपनी सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, दो बातें हैं, पहले ए पढ़ लेते हैं। ए में लिखा है द कंपनीज सेल्स टैक्स असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2001-2 हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन 14 फरवरी 2004 विद ए डिमांड ऑफ 2.76 करोड़। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रीजुडाइज टू इट्स राइट ऑफ अपील। तो इसका मतलब जी, मतलब कंपनी
चलो पूरा पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ आपको आगे। द कंपनी फाइल्स इट्स अपील बिफोर द एपिलेट अथॉरिटी वेयर इन द ग्राउंड्स ऑफ द अपील कवर टैक्स ऑन एडिशंस मेड इन असेसमेंट ऑर्डर फॉर ए सम ऑफ रुपी 2.10 करोड़। तो पहले तो आपको बताओ स्टोरी समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई होगी। तो इनकम टैक्स में देखो होता क्या है, पहले तो थोड़ा सा इनकम टैक्स की क्लास चलेगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि जी मान लो ये मेरा एक असेसमेंट ईयर है, ठीक है जी, या नॉर्मल कुछ भी समझ लो, एक वर्ष है, मैंने इसमें पैसा कमाया, इनकम टैक्स वालों को डिटेल भेजी, ये लो। अब उसके बाद हो सकता है वो जब मर्जी इसकी जांच पड़ताल करवाएं। तो जब उन्होंने जांच पड़ताल करवाई तो वो कह रहे हैं भाई 2.76 करोड़ रुपए बनता है टैक्स, है ना, 2.76 करोड़। अब लास्ट लाइन पढ़ना, फिर इससे कहानी का लिंक बनेगा। द कंपनी फाइल इट्स अपील बिफोर द एपिलेट अथॉरिटी। एपिलेट अथॉरिटी कौन होते हैं? इनकम टैक्स से ऊपर वाली, भाई उनकी बात मुझे नहीं पसंद आई तो मैं अपील करूँगा। वेयर इन द ग्राउंड्स ऑफ द अपील कवर टैक्स ऑन एडिशंस मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर ए सम ऑफ 2.1 करोड़। तो देखो जो मैंने अपील करी, अब मैं कोर्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास गया, मैंने कहा कि भाई देखो इनकम टैक्स वाले जो हैं वो तो 2.76 करोड़ कह रहे हैं, तो मैंने जो अपील करी वो करी अगेंस्ट एडिशंस। अब एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन का मतलब ये होता है 2.10 करोड़। एडिशन का क्या मतलब होता है? अब इसको मैं एक बार डायग्राम से समझाता हूँ कि जब मैंने इनकम टैक्स वालों को अपनी डिटेल भेजी होगी तो मेरे हिसाब से जो टैक्स बना होगा मेरी इनकम पर, अकॉर्डिंग टू मी, वो बना होगा 0.66 करोड़, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने कहा कि नहीं नहीं भाई आपकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इस पर एडिशंस लगा दिए, इन्होंने मेरी इनकम को और बढ़ा दिया। उनके हिसाब से मेरी इनकम जो है वो इतनी है टोटल, इनकम टैक्स वालों के हिसाब से। तो जो खाली येलो पोर्शन है उसको एडिशन बोलते हैं, इतने हिस्से को बोलते हैं एडिशन। तो मैं जब अपील करने जाऊंगा तो मैं खाली एडिशंस पर अपील करूंगा, यानी 2.10 करोड़ पर। इनकम टैक्स वाले मुझसे टोटल मांग रहे हैं, वो तो कितना मांग रहे हैं इनकम टैक्स वाले, कह रहे हैं लाओ 2.76 करोड़ दे दो, ये स्टोरी है। तो मेरे हिसाब से टैक्स होना चाहिए 0.66 करोड़, इनकम टैक्स वाले मुझसे कह रहे हैं 2.76 करोड़। तो मैं अपील जब करने गया तो किस पर गया? ओनली एडिशंस पर, कि भाई आपने जो 2 करोड़ 10 लाख का एडिशन करा है, मैं उसमें अपील, उसके अगेंस्ट अपील करने जा रहा हूँ कि भाई ये गलत है। तो मैंने जो अपील करी वो करी है ऑन एडिशन, ये मतलब होता है, और वो लॉजिकल भी है। तो ये बातें मुझे ऐसा लगता था कि आप टैक्स में पढ़ लेते हो, लेकिन शायद आपके में अभी अपील नहीं है, वो सीए फाइनल में होते हैं प्रोसीजर्स। बट आपको कहानी समझ आ गई? तो मतलब इन नटशेल क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ मेरा टैक्स है 0.66 करोड़, इनकम टैक्स वाले ने मेरे को कह रखा है कि भाई 2.76 करोड़। तो अभी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, या मतलब एपिलेट अथॉरिटी में केस चल रहा है 2.10 करोड़ को लेकर। ये है कहानी अब क्लियर हो गई? तो मैं समझ रहा हूँ मेरा टैक्स है 0.66 करोड़ और 2.1 करोड़ जो है वो अभी कोर्ट में केस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो अब बस, अब तो आपके ऊपर छोड़ दिया। तो बताओ मुंशी जी, अब आप किताबों में क्या करना चाहोगे? ये है क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बताओ। चलो ऐसे ही मारो, तुक्का मार दो, चलो लेट्स सी कि क्या आपके हिसाब से क्या करें हम। भाई देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं पूरा का पूरा 2.76 करोड़ रुपए को मान लूँ भाई अब तो नुकसान हो ही गया है ना, लेकिन अभी तो कोर्ट में हमने अपील करी है तो प्रोविज़न तो नहीं मानना चाहिए। तो देखो लॉजिकल,
जितना हिस्सा अभी कोर्ट में केस के लिए लड़ रहे हैं हम, वो तो हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मान ले, क्योंकि वो तो हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता। बाकी जो 0.66 करोड़ है वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो मैं खुद अपना मान रहा था कि ये मेरे को टैक्स देना है, तो जो मैं खुद ही मानता हूँ कि टैक्स देना है तो वो तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स बनाता ही हूँ अपना, यही होना चाहिए लॉजिकल ना। तो एक्चुअल में यही इसका आंसर भी बनेगा। तो हमने 0.66 करोड़ जो हम मान रहे हैं वो तो चलो ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम रिकॉर्ड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। और उसने बोला भी कि ये आपने पे भी कर दिया विदाउट एनी प्रिजुडाइज टू अपील, है ना। लेकिन जो केस चल रहा है, एडिशंस जो करे इनकम टैक्स वाले ने 2.10 करोड़ के जो केस चल रहा है, उसको मैं फिर अभी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की तरह शो कर दूँ। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप चाहें तो ये बना सकते हो अपने ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी सॉल्यूशन अभी मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि क्या लिखना है। लेकिन ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस कहानी को ऐसे समझ सकते हो कि भाई हम 0.66 करोड़ की इनकम मानते हैं अपनी, मतलब टैक्स मानते हैं अपना, लेकिन इनकम टैक्स वाला कह रहा है कि 2.76 करोड़ रुपए होना चाहिए टैक्स, तो हमने जो उसने एडिशन करा 2.1 करोड़ का, उसके अगेंस्ट अपील कर रखी है, ये मतलब हो गया। तो ये स्टोरी हो गई, ठीक है ना। चलो फिर एक बार दूसरा पढ़ लेते हैं। सेकंड में क्या स्टोरी है? द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ वेज एग्रीमेंट इन May 2002 whereby labor union has accepted a revision in wage from June 2001। तो इसका मतलब है जून 2001 और मई 2022, कुछ ये दो बातें हैं। तो मई 2022 में हमने अपने मज़दूरों से कहा कि भाई चलो हम एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं आपके साथ, और अब आपकी जून 2001 से ही मान ली जाएगी कि तनख्वाह बढ़ गई है, रिवाइज कर दिया। हालांकि पे हमने तब कम करी होगी, लेकिन भाई होता है ना, मजदूर हड़ताल पर चले गए, तो हमने कहा कि ठीक है आपकी तनख्वाह जून से ही 2001 से ही मान लेंगे कि बढ़ चुकी है, रिवाइज कर दिया पीछे से। अब ऑब्वियसली जब आप उनकी तनख्वाह बढ़ाओगे तो आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पैसे, बन गए आपके। तो वही लिखा था, एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट हाइक टिल May 2002 विल नॉट बी पेड टू द एम्प्लॉइज बट इट विल बी सेटल्ड टू देम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन कंपनी ने कहा भाई जो ये एक्स्ट्रा पैसे बन गए आपके, ये हम आपको देंगे आपको रिटायरमेंट पे 20 साल बाद या जब भी रिटायर होंगे, ठीक है। द कंपनी एग्रीज टू डिपॉजिट द अरियर्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड बाय सितंबर 2002। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया चलो भाई आपका ये जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बना, अब इन्होंने कोई अमाउंट नहीं दिया तो मैं ऐसी मनगढ़ंत लिख लेता हूँ, मान लो 2 लाख रुपए बना, तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है आपका ये पैसा सुरक्षित रहेगा आपके रिटायरमेंट तक, तो हम इसको सरकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब आप रिटायर होंगे तो आपको दे देंगे। भाई ऐसा भी ना हो ऑफिस में पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए फिर खर्च हो गया। तो कंपनी ने कहा कि जो भी आपका हाइक हुआ उसका जो भी अमाउंट बच रहा है वो हम आपके बॉन्ड में मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड में हम डाल देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ये हमने सितंबर 2002 में करा, ठीक है ना। तो अब ऊपर की हेडिंग पढ़ना, फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। अब आप मुंशी जी 31 मार्च 2002 के फाइनेंशियल्स बना रहे हो। तो मतलब मैं थोड़ा इसको टाइमलाइन कर देता हूँ इधर की तरफ कि हुआ क्या। भाई ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा जो 1 अप्रैल 2001 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2002 को ख़त्म हुआ होगा, है ना। और आप 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट बनाते हो या जो भी अकाउंटिंग करते हो। अब कंपनी ने आपको बताया कि मुंशी जी हमने ना जून 2001 से एक वेज में रिवीजन कराया जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और ये रिवीजन आपने मतलब करा वैसे मई के महीने में, मई 2022 में, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं उनके मज़दूरों के वो आपने सितंबर के महीने में ग्रेचुइटी में मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा करवाएं। ये स्टोरी है,
तो अब आप जब 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट बनाओगे, बताओ मुंशी जी, तो ये जो हाइक वाला पैसा मतलब अब आपको मजदूरों को देना पड़ेगा बाद में रिटायरमेंट पर, तो उसकी अकाउंटिंग अभी कुछ करनी है या नहीं करनी है, ये है मुद्दा भाई। मतलब आप 31 मार्च 2002 की अकाउंटिंग में अब आपसे सलाह मांगी है कि भाई बताओ क्या करें। डिसीजन मई में लिया है, लेकिन ये ध्यान रखना ये बैलेंस शीट वही, ऐसा नहीं कि 31 मार्च के दिन रात को 12 बजे प्रकट हो जाएगी, अभी तो प्रक्रिया चल रही होगी। प्रोविज़न बना देंगे, है ना, बिल्कुल सही, प्रोविज़न बना ही देंगे, क्योंकि ये इसी साल का एक तरह से जो इतना पोर्शन होगा वो हमें पता है कि भाई है तो इसी साल की सैलरी का पार्ट, तो फिर हम बिल्कुल इसको प्रोवाइड कर देंगे। देना हमें भविष्य में, लेकिन हम इसको इस साल की बुक्स में शो कर देंगे। तो यही है। तो मैं आपको दोनों सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, पहले सेकंड वाला ही पढ़ लो, नीचे वाला, कि द अरियर्स फॉर द पीरियड जून 2001 से लेकर मार्च 2002 आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो मतलब हम जो भी इस फाइनेंशियल ईयर का एक्स्ट्रा पैसा है, अरियर है, उसको हम बुक्स में प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड मतलब वही रिकॉर्ड कर देंगे, प्रोविज़न शो कर देंगे। और जो पहला वाला आंसर है वो भी पढ़ लो आप, ये ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने अपील करी थी। सिंस द कंपनी इज नॉट अपीलिंग अगेंस्ट 0.66 करोड़, है ना, यही थी ना स्टोरी, कि कंपनी जो है उसने 0.66 करोड़ पर तो अपील नहीं करी, वो तो वो खुद मान रही थी कि मेरी इनकम है। तो जिस पर वो अपील नहीं कर रही, वो तो खुद मान रही है मेरी इनकम है, तो उसको तो वो अपनी बुक्स में प्रोवाइड कर देगी, शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविज़न। लेकिन जो अमाउंट अभी भी प्रोटेस्ट में चल रहा है, जिस पर अभी भी लड़ाई चल रही है, 2,10,00,000 रुपए की, उसको कैसे शो कर देगी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह, ये मतलब है, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये था बेसिकली इसमें। तो ये भी एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर में इस तरह से आ सकता है, तो 2 केस बना देगा, आपसे स्टोरी पूछ लेगा, तो समझ आया। चलो, तो इसमें तो यही था।